जय हिंद बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस। जैसे कि अपने डेफिनेशन में समझा था, किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रही हैं उसे हम उस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से नोट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम डेल फाई इक्वल्स टू बी डॉट डेल एस। और जैसे ही यहाँ पे हम डॉट को चेंज करेंगे, हमें मालूम है हम यूज करते हैं कॉस ऑफ थीटा, सो बी डॉट डेल एस कॉस ऑफ थीटा। अब क्योंकि ये कॉस का फंक्शन है तो हमें मालूम है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी 0 डिग्री पर और मिनिमम होगी 90 डिग्री पर, मतलब 0 होगी 90 डिग्री पर। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। जैसा कि हमें मालूम है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू, और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। इसको कैंसिल करने पर हमें मिलेगा वेबर, जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा सिस्टम है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजे सिस्टम में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजे सिस्टम में यूनिट होती है मैक्सवेल, और 1 वेबर इक्वल्स टू 10/8 मैक्सवेल के बराबर होता है। बच्चों, जैसा आपने पिछले यूनिट में पढ़ा था, जब भी किसी कंडक्टर से हम करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसी आइडिया को माइकल फैराडे ने यूज किया और उन्होंने सोचा कि अगर हम कभी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो उसमें करंट भी फ्लो होना चाहिए, क्योंकि करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी फ्लो होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक कॉइल ली और कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब उन्होंने जब एक मैग्नेट को उसके पास रखा तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला। कुछ समय बाद उन्होंने जब उस बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आए तो उन्होंने देखा जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुई। हमें मालूम है गैल्वेनोमीटर की नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है, गैल्वेनोमीटर की नीडल तभी डिफ्लेक्ट होती है जब उसके अंदर करंट हो। तो इसका मतलब क्या है, जब हम मैग्नेट को उसके पास लेके आए तब कॉइल के अंदर जरूर एक करंट प्रोड्यूस हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, उस मैग्नेट को दूर लेके गए, और जब मैग्नेट को दूर लेके गए तब भी इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहां पर फिर से एक करंट के अंदर आया, जिसको किसने बताया, गैल्वेनोमीटर ने बताया। अब जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को फास्ट किया तो इन्होंने देखा जो की वैल्यू थी वो भी ज्यादा हो रही थी। तो इसी के बेसिस पे फैराडे ने अपने 2 लॉज दिए। अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन निकालते हुए फैराडे ने हमको 2 लॉ दिए, जो थे फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया जब भी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ तब तक इंड्यूस होगा जब तक उस फ्लक्स में चेंज आएगा, और जैसे ही फ्लक्स में चेंज आना बंद हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ भी अपना बंद हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड law of electromagnetic induction, the magnitude of the EMF induced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with that surface। जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो EMF इंड्यूस होगा किसी कॉइल में वो फ्लक्स के चेंज के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने माना कि इनिशियली किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 था, और कुछ टाइम डेल्टी बाद उसका जो फ्लक्स हो गया वो φ2 हो गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, φ2 माइनस φ1 अपॉन dt। इसको हम d∅dt भी लिख सकते हैं। d∅ रिप्रेजेंट्स चेंज इन फ्लक्स। इसके बाद हमें जैसा मालूम है फैराडेज लॉ से, ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल। जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमें एक कांस्टेंट मिलता है, तो यहाँ पे हम लेते हैं E इक्वल्स टू माइनस d∅dt। अब एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पर, वाई वी टेक नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ d∅dt। ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने जिसका सॉल्यूशन हमें दिया था लेंज ने अपने लॉ में। क्वेश्चन ये है
मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तब हमने देखा कि किसी भी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो गया। अब हमें मालूम है करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एनर्जी तो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, जैसा हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से करंट कैसे प्रोड्यूस हो गया, तो इसका आंसर हमें दिया था लेंज ने अपने लॉ में। लेंज ने बताया था जब हम किसी मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाते हैं तो कॉइल के अंदर कुछ इस तरह का करंट प्रोड्यूस होता है जो उस मैग्नेट को उसके पास आने से रोकता है, और हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है उस मैग्नेट को उस कॉइल के पास लाने में। और क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो वर्क है वही वहां पर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेंज लॉ ने एक्सप्लेन करा था कि यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगता है। जैसा आप देख रहे हैं जब हम नॉर्थ पोल को पास लेके आएंगे किसी से तो वहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो जाएगा, और हमें मालूम है एंटी क्लॉकवाइज जो करंट होता है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। तो अब हम जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट लगाएंगे, तो वहां पर एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वो हमारे फोर्स के कारण हुई। और दूसरे केस में जब हम क्या करते हैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं तो उस कॉइल में ऐसा करंट डेवलप होगा जो उस नॉर्थ पोल को दूर ले जाने से रोकेगा, मतलब क्लॉकवाइज करंट। और क्लॉकवाइज करंट क्या होता है, साउथ पोल। मतलब अब हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट अगर हम उस कॉइल को दूर करना चाहते हैं तो यही आपने देखा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वही एनर्जी के फॉर्म में यहाँ। जैसे कि हमें फैराडे ने अपनी लॉज में बताया जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उसी आइडिया को यूज किया साइंटिस्ट फोकाल्ट ने 1895 में। उन्होंने बताया जब किसी मेटल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उस मेटल के अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और उस करंट को हम लोग कहते हैं एडी करंट, और इसको हम फोकाल्ट करंट भी कह सकते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले फोकाल्ट ने बताया था। हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था जो E इक्वल्स टू होता है वो माइनस d∅dt के बराबर होता है, और अगर हम उस मेटल जिस मेटल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका रेजिस्टेंस R मान लें तो हमारे करंट की वैल्यू आएगी करंट इक्वल्स टू E/R, और E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा माइनस d∅dt अपॉन R। तो हमारा फाइनली करंट की वैल्यू आएगी I इक्वल्स टू -1 अपॉन R d∅dt। ये वैल्यू होती है आईडी करंट की। अब हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि आईडी करंट एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हमने क्या किया, एक शीट लिया मेटल का और उसको किसी एक रिजिड सपोर्ट से हैंग किया और हमने उसको घुमाया। जब हमने उसको नॉर्मली घुमाया तो हमने देखा कि वो शीट को रुकने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब हमने यही एक्सपेरिमेंट किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने एक कॉइल रखा या कोई एक मेटल की शीट रखी, उस मेटल की शीट को हमने रोटेट किया तो हमने देखा वो जो रोटेशन था उसको बहुत जल्दी बंद हो गया। वो बंद इसलिए हो गया क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई कंडक्टर रोटेट करेगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा, और हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। तो उस अपोज करने की वजह से हम देखेंगे ये जो ऑसिलेशन होगा इसका वो बहुत जल्दी डैम्प्ड हो जाएगा, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। तो ये होता है एक्सपेरिमेंट एडी करंट का जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम पढ़ते हैं एडी करंट के डिसएडवांटेजेस। जब हम किसी मेटल शीट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो हमने देखा कि उसका जो रोटेशन होता है वो डैम्प्ड हो जाता है, और अगर हम उसको डैम्प ना करके उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएं ताकि वो घूमता रहे तो जो एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो करंट उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, उस करंट के कारण वो जो मेटल की शीट होगी वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारी एनर्जी जो होगी वो वेस्ट हो रही होगी। तो उस एनर्जी को वेस्टेज से बचाने के लिए हम अपने फैंस में या मोटर्स में लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ एडी करंट, भंवर धाराओं के उपयोग। इसका फर्स्ट यूज होता है इन मेकिंग द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डेड बीट। किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने के लिए, मतलब किसी गैल्वेनोमीटर को रुद्र दौड़ बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट का यूज है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में।
जैसा हमको मालूम है कि जब भी कोई मेटल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो उसको जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड उसको रोक देगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करके हम कुछ जगह कभी कभी ट्रेन्स को रोकने के लिए भी इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में एडी करंट का यूज करते हैं। इसी की तरह हम यूज करते हैं इसमें इंडक्शन फर्नेस में। इंडक्शन फर्नेस जैसा हमने बताया कि जब कभी एडी करंट प्रोड्यूस होता है तो वो अपनी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में वेस्ट करता है। तो वही कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इसको फर्नेस बनाने में, किसी भट्टी बनाने में अपन ने इसका यूज किया। इसी तरह हम लोग एडी करंट का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वप्रेरण। इसे कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ इंडक्शन। जब किसी कॉइल में हम करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू में चेंज आने की वजह से एक ईएमएफ इस कॉइल के अंदर ही इंड्यूस हो जाता है। इसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ये जो सेल्फ इंडक्शन होता है इसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, एक करंट इंड्यूस हो रहा है। उस करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या करती है, मेन करंट को अपोज करती है। जैसा आपने यहाँ पे देखा, जब हम किसी सर्किट में करंट पास कर रहे हैं, की ऑन है, करंट पास कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। और नेक्स्ट केस में जब हम की को ऑफ कर देंगे तो हम मानेंगे करंट की वैल्यू कम हो रही है। तो जब करंट की वैल्यू कम हो रही है मतलब करंट की डायरेक्शन हम बोल सकते हैं कि ऑपोजिट हो गई। तो हम देखेंगे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, जो पहले मेन करंट था उसकी डायरेक्शन में आ जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को हिंदी में स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अब जब भी जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमें एक कांस्टेंट मिलता है L, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसको सेल्फ इंडक्टेंस को समझने के लिए हमने माना किसी कॉइल में φ1 फ्लक्स है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो φ1 फ्लक्स होगा तो इसमें करंट हमने माना L I पर्टिकुलर टाइम पे करंट की वैल्यू हो गई। अब हमने माना कुछ टाइम डेल्टी के बाद इसके अंदर फ्लक्स चेंज आया और फ्लक्स हो गया φ2। तो φ2 जो फ्लक्स होगा वो होगा I प्लस डेल I, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज हो गई, और इनटू L। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर फिर से यूज किया। अब अपन निकालते हैं यहाँ पर टोटल चेंज इन फ्लक्स। तो टोटल चेंज इन फ्लक्स होगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, φ2 माइनस φ1। φ2 की वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं जो है I प्लस डी आई इंटू एल माइनस एल आई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस से एल आई और प्लस का एल आई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी एल डी आई। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें यहाँ मिलेगी एल डी आई अपॉन डी टी। ऐसा करने के बाद हम फैराडेज का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज करेंगे, जो हमें बताता है EMF induced is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with that coil। अब यहाँ पे d phi by dt की हमने वैल्यू पहले निकाल ली है, तो d phi by dt की वैल्यू जो हमने निकाली वो अपने पास निकाली थी माइनस का L डी आई बाई डी टी। यहाँ पे L डी आई बाई डी टी अपन वैल्यू निकाल चुके हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है किसी भी कॉइल का वो इक्वल होता है इंड्यूस्ड EMF के जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू यूनिट हो। L की यूनिट की बात करते हैं, L की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। किसी परिणालिका जिसमें धारा प्रवाह हो रही है उसके लिए हम स्वप्रेरकत्व ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने एक कॉइल ली यहाँ जिसकी लेंथ L थी, इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। इस सोलेनॉइड की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A रखा। जब हमने इसके अंदर I करंट को फ्लो कराया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, हमने ये पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। अब आपको मालूम है स्मॉल लेटर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हमें मालूम है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे है n जो अपन ने कंसीडर करे हुए हैं, और पर यूनिट लेंथ यहाँ पे आ जाएगा L इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे म्यू नॉट n बाय एल इंटू आई।
अब जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इस कॉइल के एक्सिस पर, तो हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू बी इंटू एरिया। अब क्योंकि इस सॉलिनॉइड के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो n इंटू एरिया कर देंगे हम। अब यहाँ पे b की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट से जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाई इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट n अपॉन एल इंटू आई इंटू ए इंटू एन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली फ्लक्स की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन इंटू एन एन स्क्वायर आई ए बाय एल। इसको हम करेंगे इक्वेशन सेकेंड। जैसा कि मालूम है सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल्स टू फाई अपॉन आई हेनरी होता है, तो L इक्वल्स टू फाई की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड से पुट करेंगे जो थी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय एल इंटू आई। यहाँ पे हम देखेंगे आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली L की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। हमारा अगला टॉपिक है तो म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे कि आप देख के समझ गए होंगे, जब हम दो कॉइल्स का यूज करते हैं, एक कॉइल में हम करंट तो प्रोड्यूस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, तो हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पर जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में हम करंट फ्लो करते हैं प्राइमरी कॉइल में, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है सेकेंडरी कॉइल में, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। और जैसे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, हमें एक कांस्टेंट मिलता है एम आई पी। यहाँ पे एम जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कह सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू जो होगी वो होगी फाई एस अपॉन आई पी और इसकी यूनिट भी होगी हेनरी। अब जैसे कि हमें मालूम है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो जब हम यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू पुट करेंगे फाई की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू हमने पढ़ी है यहाँ पे M इंटू आई पी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस का M डी आई पी अपॉन डी टी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है किसी भी कॉइल का, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है अगर डी आई पी अपॉन डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी कॉइल में यूनिटी हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल लॉन्ग सॉलिनॉइड। दो हमने बहुत लंबी परिनालिका रखी हैं जिनके बीच में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अंदरूनी प्रेरकत्व को ज्ञात कर रहे हैं। अब उसके लिए हमने क्या किया, एक कॉइल रखी जिसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं आईपी, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल, और इस कॉइल की लेंथ हमने ली एल। यहाँ पे हमने एक सॉलिनॉइड लिया जिसमें करंट हम फ्लो कर रहे हैं आईपी और इसकी जो लेंथ है वो हमने ली एल और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन। अब हमें मालूम है जब भी हम किसी सॉलिनॉइड में करंट फ्लो करते हैं उसके एक्सिस पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जिसका फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, म्यू नॉट एन आई। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n1 है और करंट जो हम फ्लो कर रहे हैं वो है ip, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n1 ip। अब हमें जैसा डिस्कस किया हुआ है n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिखाने के लिए हम लोग किसको लिखेंगे, म्यू नॉट कैपिटल n1 अपॉन l इंटू ip। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सेकंड कॉइल में। इसके अंदर हमें ईएमएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू इन सेकेंडरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मालूम है, फाई इक्वल्स टू बी इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हम लेंगे यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के, जो हो जाएगा N2। B की वैल्यू हम यहाँ लेंगे B1 क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो फर्स्ट कॉइल करेगा। फर्स्ट कॉइल से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आएगा म्यू नॉट N1 L IP इंटू A इंटू N2। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट N1
N2 IP A बाय L वेबर। इसको करते हैं हम इक्वेशन सेकंड। इसके बाद हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला मालूम है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू IP इंटू M। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये सेकेंडरी कॉइल में है, तो इसको अपन फाई एस भी लिख सकते हैं। फाई एस इक्वल्स टू IP इंटू M, और हमें निकालना है M की वैल्यू, तो M इक्वल्स टू हो जाएगा फाई एस अपॉन IP। अब इस फाई एस की वैल्यू को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा म्यू नॉट N1 N2 IP A अपॉन IP इंटू L। और जैसा कि यहाँ से हम देख रहे हैं IP से IP कैंसिल हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। अब यहाँ से आप देख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी कॉइल का, किसी भी सॉलिनॉइड का एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल पर, कॉइल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और लेंथ पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ कॉइल के बीच में हमने कौन सा मटेरियल यूज किया है उस पे भी ये डिपेंड करता है। म्यू नॉट के साथ अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करेंगे तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट भी अपन को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है, इसके लिए हमने क्या किया, दो सॉलिनॉइड्स ली, या उन दो सॉलिनॉइड्स के हमने नंबर ऑफ टर्न्स माने। प्राइमरी फर्स्ट कॉइल का हमने माना नंबर ऑफ टर्न्स N1, सेकंड कॉइल का हमने माना नंबर ऑफ टर्न्स N2। अब हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा हुआ है किसी भी कॉइल का। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो होता है म्यू नॉट N स्क्वायर E बाय L। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N1 है, तो यहाँ पे जाएगा L1 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बाय L। ये आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल। जब हमने उस कॉइल के अंदर करंट पास किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस हमने माना L1। इसको करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं सेकंड कॉइल की। अगर हम सेकंड कॉइल में करंट फ्लो करते हैं I, और करंट I फ्लो करने पर जो उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण सेल्फ इंडक्टेंस होता है L2 इक्वल्स टू म्यू नॉट N2 स्क्वायर A बाय L, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है। इसको करेंगे इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे हमने देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले फॉर्मूला, म्यू नॉट N1 N2 A बाय L होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी दो कॉइल्स के बीच में। अब हम जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 इंटू L2 इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बाय L इंटू म्यू नॉट N2 स्क्वायर A बाय L। इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A स्क्वायर बाय L स्क्वायर। जब हम इसको देखते हैं तो ये वैल्यू जो है हमको थर्ड से दी गई है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर हमें मिलेगा M स्क्वायर, क्योंकि म्यू नॉट N1 N2 A बाय L की वैल्यू हमें M दी हुई है। जब हम इसको स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा L1 इंटू L2। तो इससे हम निकाल सकते हैं रिलेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे दो कॉइल्स का जिनको हमने सीरीज में लगाया हुआ है, जिनके इंडक्टेंस हैं L1 एंड L2। जब हम इसमें कोई करंट I को फ्लो करेंगे तो देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद फर्स्ट कॉइल, तो हमें मालूम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई 1 इक्वल्स टू I L1। इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से क्योंकि हमने कॉइल को सीरीज में लगाया है तो करंट इसमें भी सेम होगा, तो फाई 2 की वैल्यू होगी हमारी I L2। और अगर हम माने कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L है तो उसकी वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स फाई जो होगा हमारा वो होगा Li, क्योंकि हमने माना है L जो है वो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है इस पूरे कॉम्बिनेशन का। अब जैसा हमको मालूम है टोटल फ्लक्स फाई जो होगा वो फाई 1 प्लस फाई 2 के बराबर होगा, और जब हम इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे फाई 1 और फाई 2 की तो हमें मिलेगा L1I प्लस L2I। और हमें इस इक्वेशन से मालूम है फाई की वैल्यू Li के बराबर होती है, तो यहाँ पर हम Li को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से हम जब I को कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा L1 प्लस L2, और I से I को हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस मिलेगा L इक्वल्स टू L1 प्लस L2। तो हम कह सकते हैं जब भी कोई कॉइल्स सीरीज में लगी हों, उनका
इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो इंडिविजुअल सेल्फ इंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। इसी तरह जब हम दो कॉइल्स को पैरेलल में लगाते हैं तो हम देखते हैं जो उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होता है वो होता है 1/L इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। अब आप लोगों की स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए और सभी क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। थैंक यू।